नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की न्यूज़ एनालिसिस का। तो सबसे पहला न्यूज़ है हमारा पेज 1 पर, जो कि है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली फॉर एलोकेटिंग स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन। अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों की सीरीज़ में मैंने इस न्यूज़ को बहुत डिटेल में कवर किया है कि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के द्वारा एक प्ली डाली गई थी। किस चीज़ के लिए? तो जो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ क्राइटेरिया सेट करती है जिसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया जाता है, जो कि किस चीज़ के अगेंस्ट है? तो 12 साल पहले यानी 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी आफ्टर 2G स्कैम, उसके अगेंस्ट है। उसकी जो उसमें जो जजमेंट आई थी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी ऑक्शन होंगे जो भी एलोकेशन होंगे वो सारे ऑक्शन के थ्रू होंगे। एक कॉम्पिटिटिव ऑक्शन होगा जिसमें जितने भी बिडर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे और जिसका भी जो बिड है वो मोस्ट कॉम्पिटिटिव होगा इस ऑक्शन में, उसको जो है वो स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया जाएगा। तो अभी आफ्टर 12 इयर्स गवर्नमेंट ने जो चेंजेस करी टेलीकॉम एक्ट 2023 के थ्रू, उसके अंडर ये प्ली डाली थी कि कुछ केसेस में, जैसे कुछ डिफेंस सर्विसेज, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स वगैरह के केसेस में गवर्नमेंट को मौका मिलना चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो स्पेक्ट्रम को एलोकेट कर सके। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। क्या कहते हुए? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन वुड हैव द गवर्नमेंट इन सोल चार्ज ऑफ सेलेक्टिंग ऑपरेटर्स टू डिस्ट्रीब्यूट एयरवेव्स विच आर कंसिडर्ड अ स्केर्स रिसोर्स। कि एक तो जो रिसोर्स है यानी स्पेक्ट्रम है वो ऑलरेडी बहुत कम है, एक स्केर्स रिसोर्स है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि इसकी एलोकेशन वैसे होगी जैसा कि आप चाहते हैं, ना कि एक कॉम्पिटिटिव तरीके से। तो इससे चांसेस हैं कि बेनिफिट जो है वो किसी एक ग्रुप को मिलेगा और क्यूमुलेटिव बेनिफिट जो होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो नहीं हो पाएगा और एक फेयर प्ले के जो चांसेस हैं वो यहाँ कम हो जाएंगे। इसीलिए इस प्ली को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो पिछले दिन की एनालिसिस में आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, इसरो फाइंड्स प्रूफ ऑफ इनहैंस्ड पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर आइस इन पोलर क्रेटर्स ऑफ द मून। हम जानते हैं कि इसरो टाइम टू टाइम जो है वो मून के पोल्स पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ को के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो अभी हमारा जो रिसेंट सबसे मिशन था चंद्रयान 3, उसने भी इस चीज़ को कंफर्म किया। चंद्रयान 2 ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया था कि मून पे वाटर के ट्रेसेस हमें मिले हैं। तो ये जो स्टडी है ये कंडक्ट की गई है, जो कहती है कि amount of subsurface ice in the first couple of meters is about 5 to 8 times larger than one on the surface in both poles। यानी सब सरफेस पे जो आइस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू पोल्स पे। दूसरी चीज़ कि ये किस चीज़ में हेल्प करेगी, तो ऐसी जितनी भी फाइंडिंग्स होती हैं वो किस चीज़ में हमें हेल्प कर सकती हैं। अगर आप सोचिए, मून नहीं, किसी नॉर्मल लैंड के बारे में हम सोचते हैं, जिसके बारे में अगर सारी जानकारी हमें मिल जाए कि वहाँ रास्ता कैसा है, रास्ते में कुछ पेड़ पौधे पत्थर तो नहीं है, तो उस हिसाब से हम अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मून के बारे में, मून के सरफेस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन पहले से साइंटिस्ट के पास होगा, तो जो आगे की मिशंस होंगी हमारी, उसमें ये हेल्प करेगा एक गाइड की तरह। तो the study confirms the hypothesis that the primary source of subsurface water ice in the lunar poles is outgassing during volcanism during the Imbrian period। कि क्या कॉज है इस वाटर की अवेलेबिलिटी का? तो जो आउटगैसिंग हुई थी वोल्केनिज्म की वजह से इम्ब्रियन पीरियड में, और ये हमें हेल्प करेगा फ्यूचर मिशंस में। और ये जो चंद्रयान 2 की फाइंडिंग्स थी जो हमें मिली थी चंद्रयान 2 को जब इंडिया ने भेजा था, उसको भी सपोर्ट करते हुए नजर आता है। द इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल फॉर प्लानिंग फ्यूचर लूनर मिशंस एम्ड एट एक्सप्लोरिंग एंड यूटिलाइजिंग लूनर रिसोर्सेज। कि हम धीरे धीरे करके, आप देखिए जितनी भी कंट्रीज हैं
वो मून पे अपना जो सेटलमेंट है उसके बारे में सोच रही हैं। तो मून को हम कैसे इन फ्यूचर यूटिलाइज कर सकते हैं, मून के रिसोर्सेज को। अगर मून पे वाटर की अवेलेबिलिटी है तो उस वाटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर ह्यूमन बेनिफिट। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए ये जो स्टडी है ये हमें काम में आएगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एनालाइजिंग लेबर ऑन अ वार्मिंग प्लैनेट। तो ILO ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है जिसका जो फोकस है वो ये है कि जैसे जैसे करके हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसका लेबर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कल जो था वो क्या था, कल था लेबर्स डे 1 मई। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अपने बारे में सोच रहे हैं, अगर क्लाइमेट चेंज करने के बारे में क्लाइमेट चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला जो पॉपुलेशन है उसके बारे में हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा क्यों लेबर इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके जो वर्किंग कंडीशंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि उन पर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो ILO लेटेस्ट रिपोर्ट का नाम है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट is an urgent call to ensure the future of labor is climate proofed and to address constantly evolving work environment as the planet warms। कि जैसे जैसे करके हमारी धरती जो है वो गर्म होते जा रही है उसी हिसाब से जो हमारा वर्क इन्वायरमेंट है उसको भी इवॉल्व होना पड़ेगा। कि अगर वर्क इन्वायरमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं तो वहाँ पे क्या कूलिंग मेजर्स हो सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि इन केस अगर वर्कर्स को हीट की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ये रिपोर्ट है ये बात करती है कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेक्टर्स जो हैं उसमें सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। पहला तो कि जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो फील्ड पे काम करते हैं तो इतनी गर्मी में इतना जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है खास करके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उसमें उनके लिए फील्ड्स पे काम करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ जो इम्पैक्ट करती है, तो पहला हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्किंग कंडीशंस जो होंगी वो चेंज करेंगी जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है। सेकेंड चीज़ कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है हमारा वो भी इम्पैक्ट होगा। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जब इम्पैक्ट होगा यानी हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो भी डिक्रीज होगी। तो इनकम डिक्रीज होगी यानी इन रिटर्न उनका इकोनॉमिक सिचुएशन जो होगा वो खराब होगा, जो कि फिर कनेक्ट हो सकता है हेल्थ से। तो दोनों तरफ से ही अगर हम क्लाइमेट चेंज पे फोकस नहीं करते हैं, क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने पे, तो इट इज़ अ लॉस सिचुएशन फॉर द फार्मर्स। नेक्स्ट जो है आफ्टर फार्मिंग अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला सेक्टर है तो वो है MSME। और ये सारा हम बात कर रहे हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, वर्ल्ड लेवल के कंटेक्स्ट में नहीं, यहाँ इंडिया के बारे में बात हो रही है क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है। सेकंड जो है हमारा वो है MSME। और MSME में एट प्रेजेंट अगर देखा जाए 20% और 21% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो MSMEs में एम्प्लॉयड है। MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा क्योंकि उनका जो वर्किंग कंडीशंस होता है उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है कि वो तरह तरह की फैसिलिटीज़ जैसे AC वगैरह इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकें, तो उनका वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट। और यहाँ पे एक बात आती है अर्बन हीट आइलैंड से रिलेटेड। तो जो अर्बन एरियाज होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि जितना हीट है चारों तरफ उसको एक जगह पे ट्रैप कर लेती हैं। अगर आप बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, अगर हम मान लेते हैं कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका लेंथ कुछ इस तरीके से, फिर एक बड़ी बिल्डिंग जो बीच में आती है, तो ये जो बड़ी बिल्डिंग है ये आसपास का सारा हीट जो है वो अपने आप में कैप्चर कर लेती है और इसी को बोलते हैं हीट आइलैंड। तो ऐसा बहुत सारा अभी कंस्ट्रक्शन इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो हीट आइलैंड का इफेक्ट जो क्रिएट हो रहा है उसको कम्बैट करने के लिए एडिक्वेट मेजर्स हम लेंगे। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 12% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है।
तो वर्कर्स हियर मस्ट कोप विद द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एंड आर ऑल्सो मोस्ट प्रोन टू फिजिकल इंजरीज एंड एयर पोल्यूशन रिलेटेड हेल्थ हजार्ड्स लाइक एजमा, एज सेवरल इंडियन सिटीज आर अमंग द मोस्ट पोल्यूटेड ग्लोबली। कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हीट आइलैंड ही उनको इम्पैक्ट करेगा, बट कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कितना ज़्यादा धूल होता है, तो उस धूल की वजह से, उस डस्ट की वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है उसकी वजह से भी वर्कर्स को बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो क्या क्या लॉज हैं अभी इंडिया में? तो वर्कर्स से रिलेटेड, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड बहुत सारी लॉज हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया या मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया। बट ये सारे एक्ट जो हैं वो अभी रिसेंटली 2020 में ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी हजार्ड्स के अंडर जो गवर्नमेंट है उसने सब्ज्यूम कर दिया था, लेकिन ये ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी हजार्ड्स गाइडलाइंस अभी तक इनफोर्स नहीं हुई हैं। तो अभी भी जितनी भी पुरानी एक्ट्स हैं उनसे ही गवर्न किया जा रहा है। तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है हमारा वो डिफाइन करता है फैक्ट्री को एज एन एंटरप्राइज विथ 10 और मोर वर्कर्स। तो जहाँ पे भी 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स होंगे वैसी एंटरप्राइजेस को हम फैक्ट्री बोलते हैं और इनको एक लॉ के अंडर रजिस्टर किया जाता है। बट लेबर ब्यूरो का मानना है कि आधी से ज़्यादा इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जो हैं वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। ऑलमोस्ट 64 मिलियन MSMEs आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ एंड आर देयरफॉर आउटसाइड द परव्यू ऑफ गवर्नमेंटल इंस्पेक्शंस। कि जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास इनसे रिलेटेड कोई डेटा ही नहीं होगा, तो कैसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंटल इंस्पेक्शंस जो हैं वो इन जगहों पर किया जा सके। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है उससे रिलेटेड है कि ये बहुत पुरानी लॉ है। करीब 60-70 साल पहले इन लॉज को बनाया गया था और उस टाइम पे जो वर्किंग कंडीशंस थी और कंपेयर टू आज जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने सुना है, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे टाइम पे इतनी गर्मी नहीं होती थी। हमारे दादा दादी बोलते हैं कि बाहर बैठो तो ऐसा लगता था कि पंखा तो होता ही नहीं था, पंखा अगर होता भी था तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अगर उसी हिसाब से आज भी ये लॉज जो है वो रहेंगी, तो जब सिचुएशन इतनी इवॉल्व हो चुकी है तो क्या इन लॉज को इवॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है? इसी बारे में ये जो आर्टिकल है वो कहता है और ये कुछ चेंजेस प्रपोज करता है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन प्रोविजनिंग थर्मल कंफर्ट एट बिजनेसेस एंड ऐड मोर कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इवॉल्विंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस। कि जिस हिसाब से हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज कर रहा है, उस हिसाब से जो नई नई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, फॉर एग्जांपल एसीज की हम बात करते हैं, तो ज़रूरी है कि जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनमें प्रॉपर कूलिंग कंडीशंस प्रोवाइड करी जाए ताकि जो वर्कर्स हैं उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। प्लस जो पुराना फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, उनको भी अपडेट करने की ज़रूरत है। दूसरा, एफ्लुएंट्स और बाई प्रोडक्ट्स को हम कैसे हैंडल करते हैं, इन चीज़ों को लेकर भी अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है ताकि उनका जो हेल्थ पे इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। थर्ड इज न्यू लॉज नीड टू अकोमोडेट कंपनसेशन फॉर डिजीजेस सच एज सिलिकोसिस, जो कि किस चीज़ से होता है? तो सिलिका पॉइजनिंग की वजह से सिलिकोसिस होता है। और ये सिलिका कहाँ से मिलता है? तो जो कोल माइंस होती हैं या क्वार्ट्ज और डायमंड इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ से जो पर्टिकुलेट मैटर एमिट होता है उसमें होता है सिलिका, जिससे कॉज होता है सिलिकोसिस। तो इन सब एरियाज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि उन सारी चीज़ों को, उनके प्रॉब्लम्स को नए एक्ट में कवर किया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंस्पेक्टर्स टू कंडक्ट स्पेशलाइज्ड इंस्पेक्शंस इन केस ऑफ वायलेशंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। कि जो इंस्पेक्टर्स हैं पहले उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, जो वैकेंसीज हैं उसको भरने की ज़रूरत है, उनको सेंसिटाइज करना। सेंसिटाइज मतलब कि वर्कर्स के प्रॉब्लम्स के हिसाब से उनको इस बात के बारे में अवेयर करना ताकि वो वर्कर्स के साथ सेंसिटिवली डील कर सकें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो है एडिटोरियल का, द रॉन्ग वे टू फाइट इनइक्वालिटी।
अब ऑलमोस्ट हर दिन के एडिटोरियल में हम इस चीज़ पे जिक्र करते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो इंडिया में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। थॉमस पिकेटी और बहुत सारे और रिसर्चर्स ने मिल करके एक इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 टू 23 रिपोर्ट निकाली, जिसका कि टाइटल दिया है द राइज ऑफ बिलियनियर राज। और उनके हिसाब से जो इनकम इनइक्वालिटी की लेवल है इंडिया में एट प्रेजेंट यानी 2022-23 में, वो जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे यानी आज से 100 साल पहले पिछली सेंचुरी में जो था उससे भी ज़्यादा खराब है। तो अब इस चीज़ को हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो टॉप 1% लोग हैं वो 40.1% ऑफ द टोटल वेल्थ को होल्ड करते हैं, प्लस 22.6% ऑफ टोटल इनकम को होल्ड करते हैं, और जो बॉटम 50% लोग हैं वो 6.4% ऑफ वेल्थ और 15% ऑफ नेशनल इनकम को होल्ड करते हैं। और डिटेल में अगर आपको समझना है तो इसका आप पुराना वीडियोस देख सकते हैं, जिसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट यहाँ हम समझते हैं कि जो ऑथर है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जो ऑथर है वो जो अभी हम प्रपोज्ड सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वेल्थ टैक्स लगा देना या इनहेरिटेंस टैक्स लगा देना या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उन सब चीज़ों के बाहर जो सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। वो इनका कहना है कि ये जो सॉल्यूशंस हैं जैसे वेल्थ टैक्स लगाना, ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे जो होगा वो गरीबों का और ज़्यादा नुकसान ही होगा, ना कि फ़ायदा होगा। तो इनका कहना है कि भले ही इस टाइम पे इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन जो रियल इनकम है यानी जो इनकम से हम सामान खरीदते हैं, जो मार्केट में जो हमारा परचेजिंग पावर है लोगों का, वो जो है वो इस टाइम पे इंक्रीज हुआ है। In fact, the article argues that economic growth since the 1990s has lifted many out of poverty, even though the bottom 50% share of national income has shrunk, but the real income has still increased. तो इनका कहना है कि भले ही नेशनल इनकम में उनका शेयर घटा हो, लेकिन जो उनका रियल इनकम है यानी जितना वो 100 साल पहले कमाते थे उतनी जो उनकी कमाई है वो इंक्रीज हुई है। तो इसका ओवरऑल एनालिसिस ये है कि इनका कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारा वो इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से भले ये इकोनॉमिक ग्रोथ इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, बट इनकी जो सिचुएशन है जो पुअर पीपल की, जो बॉटम 50% की, वो पहले से खराब नहीं हुई है बल्कि इम्प्रूव हुई है। हाँ, जिस रेशियो में इम्प्रूव होनी चाहिए थी वो भले ही नहीं हुआ है, बट फिर भी इनका ग्रोथ जो है वो हुआ है। तो इनका कहना है कि हमें अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए ना कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पर। तो द ऑथर सजेस्ट दैट द वेल्थ टैक्स वुड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड हार्म द इकोनॉमी, कि अगर हम एक वेल्थ टैक्स लगाते हैं तो जो भी कंपनीज होंगी वो कम इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो इससे ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा वो काफ़ी डिटीरियोरेटिंग होगा। तो हमारा फोकस होना चाहिए ऑफ क्रिएटिंग मोर एंड ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट दैट अलाउज एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड क्लाइंब द इकोनॉमिक लैडर। तो इनका कहना है कि वेल्थ इनइक्वालिटी जो है वो प्रिविलेजेस की वजह से है, ना कि मार्केट्स की वजह से। इसीलिए हमें मार्केट्स को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सोचिए वेल्थ टैक्स लगा तो इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी, इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर इकोनॉमी का ग्रोथ ओवरऑल कम हो जाएगा तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन रिटर्न किस पे पड़ेगा, तो जो लोअर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, जो पुअर पीपल हैं, उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो a wealth tax would lead investors to take their money elsewhere, harming job creation and economic growth, and ultimately the burden would fall on ordinary people through lower wages and reduced investment। कि अगर कंपनीज इन्वेस्ट ही नहीं करेंगी तो जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी तो जो एवरेज वेजेस हैं उसमें भी हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा एन एनिमल प्रोटेक्शन बिल दैट मस्ट बी मूव्ड इन जून। तो यहाँ पे बात हो रही है एक एनिमल प्रोटेक्शन बिल के बारे में, जिसको प्रपोज किया गया था 2014 में। एक्चुअली प्रपोज भी नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में इसको टेबल नहीं किया गया था,
बट एक ड्राफ्ट पीसीए का आइडिया दिया गया था जिसमें बहुत सारे जो प्रोविजंस थे वो थे, जिनके बारे में डिस्कस करके इस बात के बारे में जिक्र भी किया गया था कि इसको पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाएगा, बट अभी तक नहीं हुआ है। और ये प्रपोजल आया था सितंबर 2020 नवंबर 2022 में। तो यहाँ जो ऑथर हैं इनका कहना है कि अभी इंडिया में जो लॉज हैं एनिमल क्रूएल्टी के अगेंस्ट, जो एक ही लॉ है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इसमें क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ड्राफ्ट बिल है इसको पार्लियामेंट में प्रपोज करना और इसका पैसेज क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इनका कहना है कि जो ये एक्ट है पीसीए 1960, उसके अंदर बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जैसे कि आउटडेटेड पेनल्टीज, कि जो भी पेनल्टी है वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसका एट प्रेजेंट कोई महत्व नहीं है। जैसे 1960 में इसको बनाया गया था, तो 1960 में जो फाइन का अमाउंट होता था किसी भी क्राइम के लिए, वो बहुत कम होता था। तो उस फाइन के अमाउंट को अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। जैसे कुछ केसेस में एनिमल क्रूएल्टी अगर आप करते हैं तो जो फाइन का अमाउंट है कैन गो एज लो एज ₹10। तो आप सोचिए, किसी ने भी एनिमल क्रूएल्टी कर दिया तो 10 रुपये देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो क्या ये कोई पनिशमेंट है? नहीं। तो यही वो कह रहे हैं कि ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस एक्ट के साथ जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि वीक एनफोर्समेंट, जैसे क्योंकि ट्रेन पर्सनल नहीं है हमारे पास, लोग इतने सेंसिटिव नहीं है। अगर किसी को कंप्लेन करने चाहो तो वो सोचेंगे अरे क्या इंसानों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रही है, चले आए हैं जानवरों का केस लेकर के। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इनके लिए भी एक प्रॉपर वर्कफोर्स रखें जो कि इनके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए इन लॉज को इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप। The Act doesn't adequately address certain areas such as cruelty in factory farming, working animals and entertainment industries. इन सब एरियाज में जो ये एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, वो एड्रेस नहीं करता है। एंड लास्ट इज एम्बिगुअस लैंग्वेज, कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं इस एक्ट के जो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, जिनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि कोई इसको किसी तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है तो दूसरा आदमी किसी और तरीके से। तो क्या क्या चेंजेस लाने की हमें ज़रूरत है? तो सबसे पहला पेनल्टीज़ को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, एनफोर्समेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, स्कोप को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो वेगनेस है इस एक्ट में उसको चेंज करने की ज़रूरत है कि जितनी हो सके क्लैरिटी हो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है। तो ये जो एक्ट है, ड्राफ्ट पॉलिसी जो अभी प्रपोज की गई है 2022 में, वो क्या करता है? तो उसके अंदर एक प्रोविज़न है जिसमें जो 5 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं हमारे पास, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो ना कि ह्यूमंस को बल्कि एनिमल्स को भी गारंटी किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा अगर इस बिल को हम पास करने में कामयाब होते हैं तो, कि हमारे देश में ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी उतनी ही फंडामेंटल राइट्स हैं, उतनी ही प्रोटेक्शन दी गई है जितना कि हम इंसानों के पास है। इसी बात पे मुझे गांधी जी का एक कोट याद आ रहा है कि इफ़ यू वांट टू जज द रियल प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री देन लुक एट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स इन दैट कंट्री। मतलब अगर हम वाकई में किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस को चेक करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस को, तो उसको चेक करने का जो बेस्ट तरीका है वो इस तरीके से कि हम जानवरों को कैसे ट्रीट करते हैं उस कंट्री में, ये देखो। क्यों? क्योंकि जानवर जो होते हैं उनके पास खुद अपना प्रॉब्लम्स को बताने का कोई तरीका नहीं होता है, तो इंसानों के लिए बहुत आसान हो जाता है उनको एक्सप्लॉइट करना, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी राइट्स को समझें और उनको टाइम से उनकी राइट्स गारंटी करें। लास्ट एडिटोरियल जो है हमारा वो है द सर्विसेज स्टोरी। तो हम जानते हैं गोल्डमैन सैक्स एक बैंक है जिसकी अभी एक रिपोर्ट आई है, इंडियाज राइज एज द एमर्जिंग सर्विसेज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया की जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया के, जो सर्विसेज हैं इंडिया के, जो बाहर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है।
तो इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैव बीन सर्जिंग, रीचिंग अराउंड $340 बिलियन इन 2023 और हमारा टारगेट है कि $1 ट्रिलियन तक हम पहुंच जाएं बाय द ईयर 2030 और गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से हम $800 बिलियन तक पहुंच सकते हैं बाय द ईयर ऑफ 2030। तो ये जो टारगेट है ये मीट करना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि हम जिस पेस पे अभी चल रहे हैं उसी पेस पर आगे भी कंटिन्यू करें। तो ये रिपोर्ट जो है वो क्या क्या हाइलाइट्स हैं इसके, तो सबसे पहला रैपिड ग्रोथ, दूसरा इंक्रीज्ड ग्लोबल शेयर, कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैव मोर देन डबल्ड इन द लास्ट 2 डेकेड्स, कि इंडिया की जो शेयर है इस एक्सपोर्ट सेक्टर में, सर्विसेज एक्सपोर्ट सेक्टर में, वो लास्ट 2 डेकेड्स में डबल से भी ज़्यादा हो गई है, जो कि 2005 में 2% थी और आज 2023 में 4.6%, यानी जितनी भी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका 4.6% जो है वो इंडिया के पास है। This surpasses the growth in India's share of global goods export, which went from 1% to 1.8% during the same period, कि जो हमारा गुड्स का यानी हमारे टैंजिबल एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इस रेशियो से ग्रो नहीं हुए हैं जितनी रेशियो से जो हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है वो ग्रो हुआ है। कौन कौन से डोमिनेंट सेक्टर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सेक्टर है आईटी का, जो हम सुनते भी हैं कि हमारे जान पहचान वाले लोग या सब जानते ही होंगे किसी ना किसी को जो फॉरेन कंट्री में जाके अमेज़ॉन में या गूगल में इन सब जगहों पे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं आईटी सर्विसेज जिनको कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एज ग्रोथ ड्राइवर्स। द रिपोर्ट emphasizes the crucial role of global capability centers in propelling India's services growth. These centers handle various back office operations and other functions for multinational corporations, generating significant revenue and employing a large वर्कफोर्स, की जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं वो इंडिया के एक्सपोर्ट स्टोरी में, सर्विसेज एक्सपोर्ट स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत लार्ज चंक ऑफ द वर्कफोर्स है जो इनके ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होता है और ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वगैरह के लिए काम करते हैं। लास्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कि the strong performance of the services sector is seen as a positive factor for India's economy, strengthens the external sector against external shocks, reduces volatility in the rupee and is expected to contribute 11% of the GDP by the year 2030, जो कि है $800 बिलियन, कि हमारे पास ये पोटेंशियल है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 जो है वो हम इस इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट सर्विसेज की जो सर्विसेज एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री है उसको हम $800 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं। बट हमारा टारगेट क्या है गवर्नमेंट का, $1 ट्रिलियन, और ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा हमारे जीडीपी का, तो 11%। तो इससे क्या होगा कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ेंगे, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे जो रुपी की कंडीशन है अगेंस्ट अदर करेंसी स्पेशली डॉलर, वो भी जाकर के इम्प्रूव होगी और जब ऐसा होगा तो इंडिया कैन अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। बट इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, इंडिया की जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन, कि हम जो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका जो एक मेजर चंक है वो सिर्फ आईटी सेक्टर का है, बट बहुत ज़रूरी है कि हम इसको डाइवर्सिफाई करें आईटी के अलावा, चाहे वो बैंकिंग हो गया या हॉस्पिटैलिटी हो गया, इन सब चीज़ों का भी सर्विसेज हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज स्किल्ड वर्कफोर्स गैप। Meeting the growing demand for skilled professionals across various sectors like IT, consulting and healthcare is crucial. बहुत ज़रूरी है कि जिस हिसाब से जो डिमांड्स हैं वो इवॉल्व हो रही हैं उसी हिसाब से जो हमारा स्किल्स हैं वो भी इवॉल्व हो, वरना स्किल डिमांड मिसमैच हो जाएगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में, जिसका फ़ायदा दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो उठा सकती हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग intellectual property. Robust IP protection mechanisms are essential to incentivize innovation and attract foreign investment in knowledge intensive services. तो इंडिया को बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए कि एक प्रॉपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है वो जल्दी से जल्दी हम इन्फोर्स करें।
Next is infrastructure bottlenecks. Reliable and high speed internet connectivity is critical for delivering intangible services. ये भले ही लोग जो हैं आजकल वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट हो गया है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्कर्स को प्रोवाइड करें. नेक्स्ट इज कंपटीशन फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स जैसे वियतनाम एंड फिलीपींस की अब ये कंट्रीज भी जो है वो सर्विसेज एक्सपोर्ट के मार्केट में एंटर कर चुकी हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे इंडिया अब तक ग्रोथ करता आया है वैसे ही आगे भी ग्रोथ करता रहे. एंड लास्ट इज बैलेंसिंग टैलेंट रिटेंशन एंड ग्लोबल एक्सपोजर. ब्रेन ड्रेन के बारे में तो सबने सुना होगा कि इंडिया का जो टैलेंट है वो उठ करके दूसरी कंट्री में चला जाता है. तो इस चीज़ को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है कि कितना टैलेंट हम इंडिया में हमें इंडिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और कितना टैलेंट बाहर भेजने की भी ज़रूरत है. इससे क्या होगा कि एक बैलेंस मेंटेन रहेगा कि लोगों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा, वो जा करके बाहर से कुछ सीख के भी आएंगे, प्लस इंडिया की ग्रोथ भी कंटिन्यू होती रहेगी. तो ये एक विन विन सिचुएशन होगा फॉर इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड. ये आज का लास्ट न्यूज़ था. ख़त्म करने से पहले ये देख लीजिए कि सर्वोदय IAS जो है वो सिर्फ ₹1 में आपको UPSC और BPSC दोनों की प्रिपरेशन करवा रहा है. तो जा करके ऐप को डाउनलोड करिए. जो हमारी लेक्चर्स हैं, फ्री लेक्चर्स, वो ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं. उनकी क्वालिटी जा करके चेक करिए और जल्दी से जल्दी अपनी जो तैयारी है, अपनी प्रिपरेशन है, उसकी शुरुआत करिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं कल की न्यूज़ एनालिसिस में. थैंक यू. जय हिंद.